चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और अब आपके सवालों के जवाब देते हैं। हमारे साथ अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल, जुड़ गए हैं। पूनम रुंगटा, CFP, जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। शो को आगे बढ़ाने में अब हम बात करते हैं ऐसे मुद्दे की जहां पर अक्सर जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन को देखते हैं। बहुत ज़रूरी है कि लोग अपनी कमाई को भी डाइवर्सिफाई करें और इस लिहाज से डिविडेंड्स काफ़ी काम की चीज़ हो सकते हैं। अर्नब जी, ये बताएं कि डिविडेंड्स आखिर आप किस तरह के निवेश से कमा सकते हैं? जब हम डिविडेंड्स की बात करते हैं तो डिविडेंड्स दो तरह के निवेश से कमाया जाता है। पहला तो एक होता है जब आप कोई कंपनी के शेयर अपने पास रखते हो, तो जब कंपनी अपने जो प्रॉफिट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वो डिविडेंड्स के माध्यम से निवेशक को आता है। तो डिपेंडिंग कि आपके पास कितने शेयर्स है, कंपनी हर शेयर पे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करती है। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास एक 10 रुपी फेस वैल्यू का शेयर है और उस कंपनी ने 5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया है और आपके पास 1000 शेयर है, तो उस हिसाब से 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, 5000 आपका डिविडेंड हो गया। तो ये एक माध्यम है जहां से आप डिविडेंड कमाते हैं। दूसरा माध्यम ये भी है कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में आपने निवेश किया हुआ है और वहां पर आपने जो डिविडेंड पे आउट का ऑप्शन है, जिसे अब पहले उसे डिविडेंड ऑप्शन कहा जाता था, अब उसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल, IDCW ऑप्शन के नाम से जाना जाता है। अगर वहां पर आपने निवेश किया है, तो वहां पर भी जब म्यूचुअल फंड ये पे आउट डिक्लेयर करता है तो आपको मिलेगा। फर्क ये दोनों में इतना है कि म्यूचुअल फंड्स अपने जो प्रॉफिट्स है उसी में से डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे और वो म्यूचुअल फंड हाउस या फंड की स्कीम तय करेगी कि कितना डिविडेंड है। उसी तरह से जो शेयर्स पे डिविडेंड आता है, वहां पर भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे अगर कंपनी ने चाहा तो वो डिविडेंड डिक्लेयर करते। तो ये एक माध्यम हो गया आपके लिए डिविडेंड एज एन इनकम कमाने का। लेकिन पूनम, बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर ये कमाई करनी हो तो उसके हिसाब से आपको निवेश भी करना होगा। आपको पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर डिविडेंड से होने वाली कमाई आपका किसी तरह का बैकअप है और रिटायरमेंट को यहाँ पर हम भूल नहीं सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना निवेश कर रहे हैं और उसके ऊपर आपकी कमाई तकरीबन कितनी होगी। ये कैलकुलेशन कैसे किया जाए, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा एक आम इन्वेस्टर के लिए समझना। पूनम? कभी एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का एक अहम मुद्दा है कि जब हम गोल प्लानिंग करते हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं उसके लिए हम एक स्पेसिफिक प्लानिंग करते हैं, तो हम एक स्पेसिफिक अमाउंट भी लेके चलते हैं कि हमें रिटायरमेंट के दौरान इतने पैसे लगेंगे, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, क्योंकि इन्फ्लेशन को भी मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा फैक्टर है जो आपके पूरे कैलकुलेशन को गड़बड़ा सकता है। तो जब आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड एक अमाउंट पकड़ते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिएगा पर मंथ फॉर आवर स्पेसिफिक नीड्स, तो आपको उस हिसाब से एक कॉर्पस लगेगा जिसके ऊपर आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट जो भी आप कह लें, अगर आप स्पेसिफिक कंपनीज के डिविडेंड के ऊपर रिलाय करते हैं तो आपको उन कंपनीज का जो हिस्टोरिकल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है उस हिसाब से आपको उतना कॉर्पस का वो शेयर्स होना जरूरी है। वही अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू करेंगे तो उसका भी हिस्टोरिकल आपको पूरा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से डिविडेंड पास्ट में डिक्लेयर किया हुआ है। मगर इससे बेहतर एक तरीका है कि आप एक मिला जुला पोर्टफोलियो बनाएं जिससे कि आप एक इंटरेस्ट जनरेट करते रहें, साथ में आपका कैपिटल एप्रिशिएट हो। एक SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के तहत आप उसमें से हर महीने एक पैसा विड्रॉ भी करें और साथ ही आपका कैपिटल भी अप्रिशिएट हो। साथ ही कुछ ऐसे डेट इन्वेस्टमेंट्स करें जिससे इंटरेस्ट, मतलब ये कि जितना आपको डिविडेंड या जितना इंटरेस्ट या जितना एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए ड्यूरिंग रिटायरमेंट, उस हिसाब से आप कितने इंटरेस्ट की उम्मीद रखते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक्स की, प्योरली स्टॉक्स की बात करें तो अगर निफ्टी 50 ने अगर हिस्टोरिकली आपको 2% डिविडेंड दिया है, आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट स्टॉक्स, तो आपको 25,000 रुपए प्रति 1.5
से 2 करोड़ रुपए के शेयर्स होना ज़रूरी है। इन पर्टिकुलर जो आप मेंशन कर रहे हैं बार-बार आईटीसी, आईओसी, ओएनजीसी इस तरह की लार्ज कैप कंपनीज़ के जो स्टॉक्स हैं वो आपको डिविडेंड देंगे, उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होगी। बट एट द सेम टाइम कविता ये भी समझना है कि कंपनियों का जो डिविडेंड डिक्लेरेशन है वो अमाउंट फिक्स नहीं होता, तो इसलिए आपका जो पूरा कैलकुलेशन है वो बहुत वेग हो सकता है। तो कितना अमाउंट हमें चाहिए, उस हिसाब से कितना डिविडेंड कंपनियां दे रही हैं जिसमें आपको कंफर्ट लेवल है, वो सब कैलकुलेशन देख के आपको एक परफेक्ट प्लानिंग करनी होगी। अर्नब जी, क्या इस पे कोई टैक्स इम्प्लीकेशंस भी होते हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए जब आपकी कमाई होती है डिविडेंड्स को लेकर? जी जरूर टैक्स इम्प्लीकेशंस होते हैं, क्योंकि पहले क्या था कि जो डिविडेंड्स का की जो इनकम थी वो टैक्स फ्री थी, लेकिन पिछले 2 साल से सिचुएशन बदल गई है। जब आपको डिविडेंड्स मिलता है तो वो डिविडेंड टैक्सेबल होता है, यानी कि आपको उस पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये एक बात हो गई। तो जितना ज्यादा डिविडेंड उतना ज्यादा आपको टैक्स भरना पड़ेगा। दूसरी बात जो ध्यान में रखने की ये है कि जब आपको डिविडेंड मिलेगा और डिविडेंड पर ईयर 5,000 से ज्यादा होगा, तब कंपनी या म्यूचुअल फंड उस पे एक टीडीएस भी करेगी, यानी कि एक टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करेगी एट द रेट ऑफ 10%। तो मान लीजिए कि आपको कोई कंपनी से 20,000 का डिविडेंड मिल रहा है, क्योंकि ये 5,000 का जो थ्रेशोल्ड है उससे ज्यादा है, तो उस पे 10% का टीडीएस होगा अगर आपने अपना पैन दिया हुआ है। अगर आपने पैन सबमिट नहीं किया, यानी कि आपके डीमैट के साथ पैन आपने सबमिट नहीं किया है या आपके म्यूचुअल फंड में पैन अपडेटेड नहीं है, तो रेट 10% से 20% हो जाता है। सिमिलरली अगर आपने पिछले 2 साल के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो फिर भी रेट बढ़ के आइदर 5% या ट्वाइस दी नॉर्मल रेट, यानी कि 20% या 5%, विच एवर इज हायर, 20% इज हायर, तो वहां पर भी 20% हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि 5,000 से ज्यादा डिविडेंड पर आपको टीडीएस होगा, पैन दिया है तो 10%, नहीं दिया है तो 20%, और ये जब भी इनकम आएगी तब आपको ग्रॉस अप करके उसको इनकम में लेना है। यानी कि फॉर एग्जांपल 20,000 का आपका डिविडेंड है तो आपको 18,000 ही मिलेगा, क्योंकि 10% का टीडीएस है। तो आपको 18,000 नहीं, जब आप अपनी इनकम को कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें 20,000 को आपको इनकम में गिनना है और 2,000 का टैक्स का क्रेडिट लेना है। तो ये टैक्स इम्प्लीकेशन है डिविडेंड्स के लिए। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब सीधा रुख करते हैं हम दर्शकों के सवालों की ओर। और हमारे साथ श्वेता झा हमारी दर्शक भी मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर। नमस्कार श्वेता जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, मैंने एक्चुअली अपना सवाल दिया हुआ है। अभी मैंने एसआईपी स्टार्ट किया है और अभी मैंने 2 एसआईपी स्टार्ट किया है 1,000 रुपीज करके, पीजीआईएम का और आईसीआई प्रूडेंशियल का। ओके, मुझे तो मैं पोर्टफोलियो में मुझे क्या क्या शामिल करना चाहिए कि मैं अपने गोल को अचीव कर सकूं मैम? आप टीवी की आवाज़ बंद कर देंगे और मुझसे फ़ोन पर बात करेंगे, क्योंकि मुझे आपके लक्ष्यों पर बात करनी है। मैम मैं दूसरे रूम में हूँ, टीवी मेरा दूसरे रूम में है। अच्छा, तो आपकी हायर एजुकेशन की क्या गोल्स हैं, कुछ बताएंगे उसके बारे में? या मैम, एक्चुअली मुझे मेरे बेटे के लिए आफ्टर 3 इयर्स 10 लाख रुपीज चाहिए। ठीक है, 15 लाख भी चाहिए आपको 8 साल के बाद। 15 15 साल के बाद आपको 50 लाख रुपए चाहिए रिटायरमेंट के लिए। मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि आपने अपने सभी लक्ष्यों को अच्छे से कैलकुलेट किया हुआ हो, क्योंकि उसके मुताबिक ही आपको रणनीति सुझाई जाएगी। अर्नब जी बताएं क्या करना चाहिए श्वेता को? जी देखिए, जो पहला गोल है 3 साल के बाद का गोल है, एजुकेशन का गोल है, तो अब इसके लिए जो इन्होंने एग्जिस्टिंग निवेश किया है वो सब इक्विटी फंड्स में है, तो वो इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है। तो इसके लिए जो अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट है वो एक डेट इन्वेस्टमेंट होगा, तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स का इसमें सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर क्योंकि समय 3 साल का है, गोल 10 लाख का है, आपके पास उतना निवेश नहीं होगा, तो इसके लिए एक दूसरा ऑप्शन भी है कि आप एक एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं, जिसमें आपको रीपेमेंट पे सेक्शन 80E में आपको इंटरेस्ट पे एक टैक्स डिडक्शन भी मिलेगा। अब दूसरा गोल जो आता है, जो 8 साल के बाद है, वहां उस गोल के लिए आपको पर मंथ 9,300 रुपीज का निवेश करना है
अगर ये निवेश 12% पर एनम कंपाउंडेड होता है तो आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और जो रिटायरमेंट का गोल है उसके लिए जो 15 साल में आपको अमाउंट चाहिए, उसके लिए आपको 10,000 पर मंथ का निवेश करना है। तो ये अगर हम टोटल फिगर देखें तो नियरली 20,000 का निवेश ये दो गोल्स के लिए आपको करना है। आज की तारीख में आपने जो निवेश किया हुआ है वो काफी कम है, तो इसको आपको बढ़ाना होगा और जितना जल्दी हो सके उतना आप उसे बढ़ाते जाइए ताकि आप ये टारगेटेड अमाउंट तक पहुंच सके जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे। अब आते हैं उनके एग्जिस्टिंग फंड्स का। अभी जो उन्होंने जो फंड सिलेक्ट किए हैं वो तो अच्छे हैं, लेकिन आगे जाते हुए जैसे जैसे इनकी रकम बढ़ती है तब उनको एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक स्मॉल कैप फंड, इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करना होगा और उसी तरह से एक बैलेंस एक्सपोजर आपका आ जाएगा। एग्जिस्टिंग फंड में कोई बदलाव की जरूरत नहीं, वो अच्छा है, वहां पर कंटिन्यू कीजिए, उसमें ऐड कीजिए और जैसे रकम बढ़ती है आप एडिशनल फंड्स भी ऐड कर सकते हैं। चलिए, क्या हमारे साथ पीयूष रंजन फोन लाइन पर हैं? पीयूष जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी नमस्कार मैम। नमस्ते, पूछिए सर, सवाल पूछिए। मैडम मेरा सवाल तो भेजा हुआ है, तो हमको वही 20 साल के बाद रिटायरमेंट है और 20 साल के बाद ही बच्चे का हायर एजुकेशन के लिए 2 करोड़ चाहिए और रिटायरमेंट के बाद मैडम आप हर मंथ 2 लाख पर मंथ इनकम जनरेट होता है, क्या कितना रकम इन्वेस्ट आज करना होगा? पूनम बताएं, क्या सलाह होगी पीयूष के लिए? पीयूष जी ने जो पोर्टफोलियो भेजा है कविता, वो काफी बड़ा है, फैला हुआ है और वो अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप टोटल अप करें तो इनकी जो मंथली इनकम है 55,000 की, उसका ऑलमोस्ट 50% वो निवेश कर रहे हैं। तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि इतना सारा निवेश आप अपना खर्च निकाल के कर रहे हैं या आपके यहाँ सेकंड इनकम है जिसकी वजह से आप ये कर पा रहे हैं। बट विच इज़ वेरी गुड, आप अगर 50% अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर जो इनके मौजूदा सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो इन्होंने मुझे भेजी है, उसमें लिस्ट में बहुत सारे टैक्स सेविंग फंड्स हैं, तो ये इन्होंने क्यों लिए वो समझना ज़रूरी है। और जो SIP करी है वो 2 फंड्स 7,500 की ये टोटल SIP कर रहे हैं, वो 2 लार्ज कैप फंड में है और 1 मिड कैप फंड में। तो मिड कैप चालू रखें और एग्रेसिवली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो अग्रेशन मुझे आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा नहीं है, आपके ज्यादा से ज्यादा लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट है और एक ही स्मॉल कैप है, SBI स्मॉल कैप, जिसमें छोटी सी रकम है। तो आप ये सब थोड़ा सा आपको अलाइन करना होगा ताकि आप अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में बना पाए। अब रही बात आपके गोल्स की, तो जो 4 करोड़ रुपए आप चाहते हैं आपके रिटायरमेंट गोल के लिए, चाहते मतलब आपको चाहिए टू गेट 2 लाख रुपीज पर मंथ। आपको 2 लाख रुपए की जो गोल है पर मंथ फॉर रिटायरमेंट, उसके लिए आपको 4 करोड़ का कम से कम कॉर्पस होना चाहिए जब आप रिटायर होंगे आज के 20 साल के बाद। तो ये गोल को अचीव करने के लिए आपको 27 से 30 हजार की SIP करनी चाहिए। बट हालांकि चूंकि आपके और भी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में चालू है, जैसे आप डायरेक्ट इक्विटी कर रहे हैं, आप NPS में 4,850 रुपए प्रति माह निवेश करते हैं, जिसमें भी इक्विटी का एक एंगल होता है। तो आप ये सब देखते हुए आप अपने गोल के लिए जो मौजूदा 21,500 कर रहे हैं उससे अचीव कर सकते हैं। और जो दूसरा गोल है बच्चे की एजुकेशन के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए आपको 20 साल के बाद, उसके लिए भी आपको एटलीस्ट 15,000 रुपए की SIP चाहिए। पर चूंकि आपके ऑलरेडी एक कॉर्पस है आपके डायरेक्ट इक्विटी का 11 लाख रुपए का, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट MF को अगर मैं वो ईयर मार्क करती हूँ आपके इस गोल के लिए, और जो PPF आप एक्यूमुलेट करेंगे तो उससे उसकी वजह से आप एडिशनल 3 से 4 हजार की SIP से आप ये गोल अचीव कर सकते हैं। मगर आपको साथ में ये भी समझना है कि आपने इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करा है कि नहीं सब गोल्स के लिए। और आगे चलते हुए आप जो अपना प्रोफाइल भेजा है कि आप एक बैंक के एम्प्लॉय हैं, तो आपको PSU बैंक की तरफ से कुछ अगर पेंशन मिलती है तो उसे भी आप ध्यान में रखें आगे चलते हुए। तो ऑल इन ऑल आपको अपनी SIP की जो स्कीम्स आपने चूज करी है उसमें थोड़ा चेंजेस लाएं, क्योंकि आपके पास लंबी अवधि है तो इसमें आप अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप मिड कैप में अपना इन्वेस्टमेंट चालू रखें, एक स्मॉल कैप जो आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट है उसमें एसआईपी शुरू करें, और एक लार्ज कैप भी रख सकते हैं, क्योंकि मुझे आपका प्रोफाइल देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप थोड़े से कम रिस्क उठाने वाले इन्वेस्टर हैं। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एक लार्ज कैप इसमें रखें, और साथ ही समझ लें कि आप टैक्स सेविंग फंड्स में क्यों निवेश करें, क्योंकि उनमें 3 साल का लॉक इन होता है। तो एक किसी भी एक्सपर्ट की सलाह लेके आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को थोड़ा रियलाइन करें, तो मुझे लगता है आप आराम से अपने सभी गोल्स को पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दिनेश का सवाल हम लेंगे। और अर्नब जी, ये सवाल आपके लिए, इनकी उम्र 50 साल की है। 25 लाख का एक मुश्त निवेश इनको करना है और एक मुश्त निवेश से इनको 30 लाख की कमाई चाहिए, तो कैसे होगी? पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये 25 लाख का जो निवेश करना है और 30 लाख चाहिए, वो कितने समय में चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर ये शॉर्ट टर्म में ही इनको ये रकम चाहिए, यानी कि अगले 2-3 साल में, तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है कि आप एक यानी कि ये पूरी रकम डेट फंड्स में स्प्रेड आउट कर सकते हैं, और ओवर 2-3 इयर्स ये आपको अपने गोल्स की तरफ ले जा सकता है। क्योंकि मान लीजिए कि इवन एट एन रेट ऑफ अराउंड जस्ट ओवर 6% आप अपने ये 25 लाख को 30 लाख तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर ये 30 लाख का गोल लंबे समय के लिए है, तो फिर तो और भी आसान हो जाता है, क्योंकि इनके पास 25 लाख का लमसम है। तो ये सिस्टमैटिकली एसटीपी करके, यानी कि पहले एक डेट फंड में निवेश करें जो एक लिक्विड फंड हो, तो उस लिक्विड फंड से इक्विटी फंड में वो ट्रांसफर कर सकते हैं। इसीलिए इनका पीरियड जानना बहुत जरूरी है कि कितने समय में उनको गोल अचीव करना है। जैसे मैंने कहा, 3 साल से कम हो या 3 साल तक हो, तो ये डेट फंड का उपयोग कर सकते हैं, वरना एसटीपी करके इक्विटी फंड्स में डाल सकते हैं और ये अमाउंट कंपाउंड करके अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आदित्य हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार आदित्य, पूछिए। नमस्कार मैम। जी जी आदित्य, आदित्य आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार। हेलो आदित्य, आपकी आवाज आ रही है मुझे, आप सवाल पूछें। जी 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 मैम, मेरा जो टारगेट है 12 साल के बाद मेरा रिटायरमेंट है। ओके। तो जो मैंने ये जो फंड लिए कि इनका चयन सही है, और दूसरा अगर मेरे को लमसम एक बार में अगर कोई अमाउंट लगाना है तो किस फंड में लगाऊं, ये बेटे की पढ़ाई के लिए। राइट। पूनम। जी पूनम बोलिए। फंड्स के नाम जो मैं बता देती हूँ। फंड्स के जो है इनके पास डिटेल्स, ABSL फोकस्ड इक्विटी है, ABSL का फ्लेक्सी कैप है, ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी है, ICICI प्रू का फ्लेक्सी कैप है इनके पोर्टफोलियो में। 4,000 रुपये की SIP ये कर रहे हैं, और इन्हें अपने पत्नी के नाम और आगे अपने बेटे के नाम पर भी SIP ये करना चाहते हैं। सबसे पहले तो कविता, जो इन्होंने फंड्स के चुनाव करे हैं वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है, तो हमें एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है एट ऑल टाइम्स, ताकि हम एक मार्केट का पूरा फायदा उठा सके। तो फंड हाउसेज में भी इन्होंने बहुत डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया है। आदित्य बिरला के 2 फंड्स हैं और 2 ICICI के फंड्स हैं। तो 4 फंड्स आप अलग अलग कंपनीज के ले सकते हैं, और 4 अलग अलग कैटेगरीज के लेंगे तो आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेगा। आप आदित्य बिरला का फोकस इक्विटी चालू रखें, उसके बाद उसमें आपके पोर्टफोलियो में क्वांट एक्टिव फंड इंक्लूड करें जो एक फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी का है, ICICI का ब्लू चिप फंड ले लार्ज कैप कैटेगरी में, और कोटक इमर्जिंग फंड मिड कैप कैटेगरी का फंड चूज करें। 4 अलग अलग फंड्स और 4 अलग अलग कैटेगरी के फंड्स। आप इस तरीके से अपना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप 12 साल में 4,000 रुपए से 12 से 15 लाख के बीच में आप कमा सकते हैं बहुत आराम से। और जो आप पत्नी और बच्चे के लिए निवेश करना चाहते हैं वो डिपेंड करेगा कि आपका टाइम होराइजन क्या है, यानी कितनी अवधि के लिए आप निवेश करना चाहते हैं। बिकॉज फंड सिलेक्शन जब हम करते हैं कविता, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आपको किस गोल के लिए कितने समय में पैसे चाहिए, क्योंकि
जितना लंबा समय होगा उतना हम अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और छोटे समय के लिए हमें सेफ प्ले करना होगा, बिकॉज हम जिस इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास की बात कर रहे हैं वो इक्विटीज है और वो ये बहुत वोलेटाइल है और शॉर्ट टर्म में बहुत रिस्की हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सीधा रुख करते हैं निवेश गुरु मंत्र की ओर। अर्णव जी बताएं आपका गुरु मंत्र क्या होगा आज के लिए। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपके पास कोई पॉलिसी हो, तो जब ये आपका जो हॉस्पिटल है जहां पर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, अगर वो नेटवर्क कवरेज से बाहर है, तो जो प्रोसेस फॉलो होता है वो ये होता है कि आपको अमाउंट रीइंबर्स किया जाता है बाद में। तो यहाँ पर ये एक एडिशनल चीज जो बहुत ध्यान में रखने वाली ये है कि इस समय में जहां पर आपको पहले अपने आप हॉस्पिटल को पे करना है और फिर इंश्योरेंस कंपनी से रीइंबर्समेंट लेना है, तो वहां पर आपके पास जो कैश की सिचुएशन है उसको ध्यान में रखनी जरूरी है, क्योंकि पहले आपको एक बार पेमेंट करना होगा, तो तब आपके पास अवेलेबल कैश या लिक्विड फंड्स होने चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि आप इमरजेंसी फंड भी रखिए, ताकि इस प्रकार के टेम्पररी कैश रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा पार सकें। पूनम। कविता, मैं जैसे हमेशा बहुत इंसिस्ट करती हूँ कि आप जितना जल्दी हो अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो शुरू करें, तो उस तहत मैं कहूंगी कि जो रिटायरमेंट प्लानिंग है उसे कोई ये ना समझे कि जब रिटायरमेंट पास आए तब रिटायरमेंट प्लानिंग करनी होती है। आपको रिटायरमेंट प्लानिंग तभी शुरू करनी है जिस दिन से आप कमाई करना शुरू करेंगे। इसका एक बहुत इफेक्टिव एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि आपने 25 साल की उम्र होते होते अगर कमाई शुरू करी है, तो आपका जो रिटायरमेंट है वो 35 साल दूर है। अब उस 35 साल लंबे जो समय का जो गोल है उसके लिए अगर आप आज ही से प्लानिंग शुरू करेंगे, तो अगर आपने 2000 रुपए भी आपने अलग रखे रिटायरमेंट के लिए, तो आप 2000 रुपए प्रति माह से 35 साल में 3 से 3.5 करोड़ रुपए आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जो कि आप अगर अच्छी तरह प्लानिंग करें तो आपको 1.5-2 लाख रुपया प्रति माह की इनकम दे सकता है ड्यूरिंग रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट प्लानिंग को हल्के में ना लें, उसको लेट बाकी चीजों को प्राथमिकता देते हुए इसको लास्ट में ना रखें कि हम जब और 30-40 साल के हो जाएंगे तब शुरू करेंगे। ऐसी गलती ना करें। रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत भी जिस दिन से आप कमाई करना शुरू करें उसी दिन से शुरुआत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अर्णव जी आपका, पूनम आपका, सब मैंने काला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है और मुझे भी इजाज़त दे, लेकिन जाते जाते एक नंबर आपकी स्क्रीन पे छोड़ जा रहे हैं जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इस नंबर पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। नमस्कार।